हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बोधिवन एकेडमी में। तो पिछली क्लास में हमने नंबर्स के बारे में, बेसिक ऑपरेशंस और बोर्ड मास के बारे में पढ़े थे। ये उसी के आगे का लेक्चर है, ये लेक्चर सेकंड है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, एलसीएम एचसीएफ और डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। इसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ना। जैसे इसके लिए हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। ये हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? वन एंड इटसेल्फ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ना। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है 26। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होंगे? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? टू से स्टार्ट होते हैं। क्यों वन क्यों नहीं होता है? जीरो क्यों नहीं होता प्राइम फैक्टर? क्योंकि इनके दो फैक्टर होने चाहिए जो कि नहीं होता है, इसलिए टू से स्टार्ट होगा। टू, थ्री, फाइव, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 13, 17, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे 26, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा? एक्सप्रेसिंग नंबर in the form of prime numbers, prime numbers। ओके, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए भी सबसे पहले आपको डिवीजन आना चाहिए, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं। आप, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो इसको हम क्या से स्टार्ट डिवाइड करेंगे? स्टार्टिंग में प्राइम नंबर में टू से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का पहला नियम ये होता है कि जो भी सबसे छोटी प्राइम नंबर है, सबसे पहले आप उससे डिवाइड करने की कोशिश करो, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 है। हम इसके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स को, किस प्रकार के नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी स्टार्टिंग में है टू। टू का टेबल 2 बार, टू का टेबल इतने बार पढ़ना है कि टू आ जाए। कितने बार में आएगा? 1 बार में आएगा। फिर से अगर टू का डिवीजन, अगर आप 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 26 को 13 आ गया। अब क्या 13 को कोई और दूसरा नंबर डिवाइड कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 13 यहाँ से लिख करके इसका हम प्राइम फैक्टर कर दिए। तो इसका हमने प्राइम फैक्टर क्या लिखे? 2 इंटू 13। ओके, और एक एग्जाम्पल देखो। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का नंबर अगर इवन नंबर अगर रहता है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। इससे पहले वाले केस में यहाँ पे 6 था, 6 एक इवन नंबर था, इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड करे। अब यहाँ पे हमको 2 नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है 5। हम ये जानते हैं कि ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ठीक है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में। हमने यहाँ लिखा 9। अब 9 आ गया, 9 को हम और क्या से डिवाइड कर सकते हैं? किसके टेबल में आता है? 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 के टेबल में कितने बार में आएगा? 3 बार में आता है। अब 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? 1 टाइम्स में। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गए? 5 इंटू 3 इंटू 3। और जब भी हम लिखेंगे तो प्राइम नंबर्स अगर रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन में अगर हैं, तो हम उसकी पावर या फिर क्यूब या फिर
5 की पावर 4 है ना, 3 की पावर 4 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 × 3 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ओके, और एक क्वेश्चन 77, हम इसको प्राइम नंबर्स में हमको तोड़ना है। 77 हम उसको 7 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 7 से कितने बार में, 11 बार में जाएगा। अब क्या 11 किसी के टेबल में और आता है, नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। कितने बार में, 1 बार में। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल गए, 7 × 11। अब फैक्टर करने के बाद आप अगर उसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वही नंबर आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 77 आ जाएगा। ये दोबारा से 5 × 9 क्या हो जाएगा, 45, और ये दोबारा क्या हो जाएगा, 26। ओके, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। आपको और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन, बड़े डिजिट का। 408 लास्ट डिजिट है इवन, तो हम इसको 2 से फैक्टर कर सकते हैं। 2 का टेबल है ना, ये 2, ये 0 जैसे के वैसे, और ये 8 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब यहाँ पे दोबारा हम 2 से दे सकते हैं, 1 0, और यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, तो हम इसको अब 2 डिजिट लेंगे, 10। ठीक है, 10 कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में, और ये 2 है, कितने बार में आएगा, 1 1। अब क्या लास्ट में इवन नंबर दिख रहा है, इवन नंबर तो अब नहीं दिख रहा है, क्या है, ऑड है। तो अब ये नंबर जाएगा 3 से। अच्छा, डिविजिबिलिटी का रूल होता है, क्या क्या होता है, अगर लास्ट में इवन नंबर है एट लास्ट, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर 3 से डिविजिबल कौन होगा, कैसे पता करेंगे हम, उनके सम क्या होने चाहिए, 3 से डिविजिबल, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल होने चाहिए 3 से। जैसे मैं अगर बोलूँ 51, क्या 51 3 से डिविजिबल है, तो इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 + 1, इसके जो नंबर्स हैं उनका एडिशन कर दो। एडिशन करने के बाद क्या आ गया, 6। अब क्या 6 को हम 3 से परफेक्टली डिवाइड कर पाएंगे, हाँ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे 3 लेते हैं। 3 का टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, इससे पहले 3 × 1 = 3। यहाँ पे इसके पास कितना बच गया, 2, तो ये बन गया क्या, 21। अब 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। ठीक है, अब 17 किसी के टेबल में तो नहीं आता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 17 से डिवाइड करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 17। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 का क्यूब × 3 × 17। ओके, आपको समझ आया होगा। अभी मैं इसमें और क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। और ये एक बात ध्यान रखना है कि हम जब यहाँ पे जो भी फैक्टर अगर करेंगे, ये सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर आप इसकी जगह अगर कंपोजिट नंबर अगर लेते हो, तो कुछ कुछ केसेस में तो आंसर सही आएगा, पर आंसर सही होगा ये ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं रहेगा, है ना। इसलिए कोशिश करना है कि जो भी हम उसका फैक्टर कर रहे हैं वो सभी प्राइम नंबर रहे। अच्छा, डिविजिबिलिटी के रूल क्या थे, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। इवन नंबर एट लास्ट, अगर लास्ट में इवन नंबर अगर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं 80, 92, 72, 84, है ना, 86,
कुछ भी लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 0 भी एक प्रकार का इवन नंबर है, तो है ना, 0 को भी हमको इवन नंबर में काउंट करना है। 3 से डिविजिबल का क्या था, सम ऑफ नंबर्स वुड बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। जैसे और हम एग्जांपल लेते हैं 771। अब मुझे मान लीजिए इसमें कन्फ्यूज़न है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 + 7 + 1 देख लो। अगर अगर इसका सम अगर 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो हम 771 को हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 14 और 1 कितना 15, क्या 15 3 के पहाड़े में आता है? हाँ, तो ये इसको हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं। कितने बार में, 3 2 ज़ा 6, एक इसके पास कैरी गया, 3 5 ज़ा 15, इसके पास 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21। तो इसको हम कितने कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं, 257। ठीक है, और एक एग्जांपल 2 8 1, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? क्या हम, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 2 + 8 + 1, ये हो गया 10, 10 + 11। तो हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, ये तो हो गए 2 और 3 के। 4 के लिए डिविजिबिलिटी का क्या रूल रहता है कि लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो हम यहाँ पे लेते हैं 416। तो हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 16 दिख रहा है। 16 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने बार में जाता है, 4 टाइम्स में। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 416 को भी हम 4 से प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं। तो 416 कितने बार में डिविजिबल होगा, 4 1 ज़ा 4, 0, और ये कितना 4 टाइम्स में 104। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल रहता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा। जैसे 775 है ना, 880 है ना, इस तरीके से। अब 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल रहता है, अभी आपको ये पूरे सभी प्राइम नंबर्स के लिए भी रहते हैं, पर अभी हम उतना पढ़ेंगे जितना आपके लिए अभी ज़रूरी है। तो 6 से डिविजिबल का क्या रूल रहेगा कि वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, 2 और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 228, 228। तो सबसे पहले लास्ट में 8 दिख गया, हम सीधे बोल सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या 3 से डिविजिबल है, 2 + 2 4, 4 + 8 12। ठीक है, 12 से है, तो क्या 12 3 से डिविजिबल होता है? हाँ, होता है। तो ये 3 से भी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 228 डायरेक्ट डिविजिबल है क्या से, 6 से। ओके, तो अभी इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। जैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत सारे फिर प्राइम नंबर्स के, है ना, 23 का रूल क्या है, 17 का क्या है, 11 का क्या है, ये सब बाद में आपको बहुत काम आएगा। पर अभी इतना अभी आपके लिए पर्याप्त है, तो इसको नोट कर लो आप। अच्छा, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। 412, 520, 480, 228, 92,
72। ठीक है, अभी तुरंत इसको प्रैक्टिस करो। अब हम आगे बढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ की तरफ। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये अभी हमको एलसीएम और एचसीएफ में काम आने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल। एलसीएम किन्हीं भी 2-3 नंबर्स के बीच में निकाला जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं 6 और 8 का। जब भी एलसीएम निकाला जाता है किन्हीं 2 नंबर के बीच में या 3 नंबर के बीच में, तब उनको ऐसे साथ में लिखा जाता है। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन के जो मेथड हमने यूज़ किए थे उसी का यूज़ करके इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोवेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ चलेंगे। 2 के टेबल में ये 3 से जाएगा और ये 4 से। फिर से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये फिर 2 से जाएगा। अब ये 2, ये 3 एज इट इज़ रहेगा और ये 1 आ गया। ये 3 को हम एज इट इज़ क्यों लिखे हैं? क्योंकि वो उससे प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसके क्या क्या मल्टीपल्स निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम इसको पूरे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 2 8, 8 3 ज़ा 24। इस तरीके से 24 हमारा क्या आया? आंसर आया। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? LCM ऑफ 6 and 8 इज 24। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये जो गिवन नंबर रहते हैं वो डिवाइड कर सकें। वो सबसे छोटी संख्या जिसको दी गई संख्या डिवाइड कर सके, है ना। 24 वो सबसे छोटी संख्या है 24 जिसको 6 और 8 डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 6 से और इसको 8 से करो। ठीक है, कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स में ये 24 आ जाएगा और 3 टाइम्स में ये 24 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जिसको दिए गए नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं 9 और 18। अगर इसका एलसीएम अगर निकालने के लिए अगर बोला जाए तो हम अभी इस मेथड से नहीं चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन के मेथड से चलते हैं। एलसीएम हमने क्या देखे? एलसीएम वो सबसे लोवेस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको ये दोनों संख्या क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी क्या वो संख्या 9 हो सकती है या वो संख्या खुद 18 हो सकती है। 18 को देखो, क्या 18 डिवाइड कर सकता है? वो एक बार में कर सकता है। क्या 18 को 9 डिवाइड कर सकता है? 2 टाइम्स में कर सकता है। तो 18 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। यही होता है एलसीएम। तो अब हम इसको इस मेथड से देख लेते हैं। 2, ये 9 एज इट इज रह जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब 3 टाइम्स में, ये भी 3 टाइम्स में, 3 ये 1 टाइम में और ये 1 टाइम में। क्या आया हमारा आंसर? 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। आखिर वही आया। तो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसको दिए गए दोनों नंबर डिवाइड कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम और क्वेश्चंस पे जाते हैं।
और क्वेश्चन देखो, 24 36, इसके बीच में एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 और ये 1, ठीक है। और 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, एक बार में 2 ही आएगा। इसके पास से एक कैरी गया, कैरी जाने के बाद वो कोफिशिएंट के रूप में ऐड होता है, तो 6 के सामने 1 लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो 16 बन जाएगा। अब 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में। ओके, फिर से 2 से डिवाइड करो तो ये 6 टाइम्स में जाएगा। 2 के पहाड़ी में 18, 9 बार में आता है। अब फिर से 2 से डिवाइड करो, ये 3 टाइम में जाएगा, ये 9 एज इट इज रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है। आप ये भी बोल सकते हो कि 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता था, पर आगे वाले संख्या इसके बाद एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमने उसको वहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको हम 8 मान करके 2 के टेबल में 8, इस तरीके से अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे जो उधार की जो संख्या है, कैरी का जो बचा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए सामने किसी का होना ज़रूरी है, कोई डिजिट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3 का टेबल 1 और ये 3 टाइम्स में, तो 3 से ये 1 एज इट इज़ और ये 1, तो इसका एलसीएम क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या निकला, ये हो जाएगा 8, 8 इंटू ये 3 3 ज़ा 9, क्या जाता है, 8 9 ज़ा 72। तो 72 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिनको 24 और 36 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आप उनको वीडियो पॉज करके अभी तुरंत सॉल्व करो। ओके, अब हम देखते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि 4 और 8 का एचसीएफ फाइंड करो। एचसीएफ फाइंड करना है 4 और 8 का, तो इसका भी मेथड वही होगा जो हमने इस एलसीएम के लिए मेथड यूज़ करे थे, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन का। पर एलसीएम जब हम निकालते हैं तब वो दोनों को साथ में लिखते हैं, और जब एचसीएफ की बारी होती है तब हम उनको अलग अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 4 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा और 8 का अलग करूँगा, तो इसके अगर फैक्टर करने पे क्या आएगा, 2 और ये 2 1 टाइम में, यहाँ पे 2 4 टाइम में, यहाँ पे 2 टाइम में, और ये 2 1 टाइम में। ओके, तो इसके क्या क्या फैक्टर निकल रहे हैं, जो भी फैक्टर निकल रहे हैं उनमें कॉमन आना चाहिए। 2 इंटू 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप डायरेक्ट देखो कि कितने यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 बार कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी ये 2 बार कॉमन दिख रहा है। कॉमन कॉमन को एक बार यहाँ पे लिख लो, 2 इंटू 2, क्या आया आंसर, 4। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ क्या है, 4 है। इसका मतलब है 4 वो संख्या है, मतलब ये एचसीएफ वो संख्या होती है, वो नंबर होता है जो इन दोनों को, वो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर पाए, वो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर पाए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एज इट इज अपनी कॉपी में नोट करो। एचसीएफ, चलो मैं लिख देता हूँ, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो
दिए गए नंबर्स को प्रॉपरली डिवाइड करती है। ठीक है, तो आपको जो भी डेफिनेशंस वगैरह बोली जाती है या बोर्ड में लिखने का उतना समय होता नहीं है, तो आप कोशिश करो कि आप लोग खुद ही वीडियो को पॉज करके वो सारे डेफिनेशंस खुद लिखा करो, इससे आपकी ही अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो यहाँ पे क्या था, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दिए दिए गए नंबर्स को प्रॉपरली डिवाइड कर सकती है। ठीक है, अभी और एक हम एग्जांपल लेते हैं, 24 एंड 8। ठीक है, 24 यहाँ पे 8 का निकालो। आप भी वीडियो पॉज करके साथों साथ निकालो इसका, फिर लास्ट में आंसर देखना। 2 से अगर हम इसको करते हैं तो 1 और ये 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 टाइम में, 2 से ये 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में और 2 से 1 टाइम में। इसके कॉमन फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके क्या निकल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहे हैं, ये 3 दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों को एक बार लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, दोनों में से कॉमन लेकर के आना है। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। तो एचसीएफ क्या निकल के आया हमारा, 8 निकल के आया। ठीक है, मतलब 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। 8 24 को कितनी बार में डिवाइड करेगी, 3 टाइम्स में, 8 या 24, और 8 को तो खुद एक बार में ही डिवाइड करेगा। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ के ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको और यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिलेंगे, आप सभी उसको अभी तुरंत सॉल्व करना। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न कैसे होता है ना, इसके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि इसको बटे के फॉर्म में लिखा जाता है। हिंदी में बटा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन कहता है। कैसे लिखा जाता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में, जिसमें से ए क्या होता है, न्यूमरेटर कहलाता है। ऊपर वाला जो भी संख्या रहेगी वो क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर। हिंदी में अगर इसको बोलें तो अंश, है ना। और बी को क्या कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। हिंदी नाम भी पता होनी चाहिए आपको, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो इस पे एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होते हैं उनके बारे में देखना है। तो सबसे पहला है एडिशन। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है, मतलब नीचे वाली संख्या अगर सेम है ना, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे मान लो 2/3 लिखा है, 4/5 लिखा है, 6/9 लिखा है, तो ऊपर वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे, न्यूमरेटर कहलाएगा, और नीचे वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे, डिनोमिनेटर कहलाएंगे। ठीक है, मैं बोलूँ कि 6/9 में डिनोमिनेटर क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 9। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है एडिशन की कंडीशन में, तो वो एज इट इज ऐड हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1/3 प्लस 4/3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, ये 1 और ये प्लस और ये 4 यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। ये डिनोमिनेटर सेम की कंडीशन में है। ठीक है, अब 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है, और ये अपॉन में 3, तो आंसर क्या है आपका, 5/3। और एक सवाल, 2/7 + 9/7, अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 + 9 अपॉन ये 7, 7 7 क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे 7। अब 2 + 9, 9 2 11 7। ये था डिनोमिनेटर सेम की कंडीशन में, है ना।
अब हम देखेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर की कंडीशन में क्या क्या नियम लागू होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2/9 प्लस 5/3। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, हम नीचे के जो भी संख्या है उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसलिए एलसीएम आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर करते हैं तो वहाँ पे एलसीएम आपको मैंडेटरी होता है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, 9 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। 9 और 3 तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 और ये 1 और ये 3, क्या निकला हमारा एलसीएम, 3 × 3 9। एलसीएम हमारा 9 आया। अब यहाँ पे 2, इस 2 को एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे लगेगा इनटू का साइन। ये 9 के टेबल में 9 कितने टाइम में आया, कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ये दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आया उसको नीचे लिखो। अब ये वाला जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो। यहाँ पे हम ऑपरेटर लगाए मल्टीप्लिकेशन का। अब उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि इस 9 के टेबल में ये 9 कितने बार में आया, 1 बार में आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर ये एज इट इज यहाँ पे लग जाएगा। ये 5 न्यूमरेटर एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। अब उसके बाद ये 3 के टेबल में ये 9 कितने बार में आएगा, ये 3 के पहाड़े में ये 9 बार कितने में आएगा, 3 तिया 9। तो हम कितने बार में आया, 3 बार में आया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखे 3। अब इसको सॉल्व कर लो। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होंगे। 2 × 1 2 प्लस 5 × 3 क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, और यहाँ पे ये 9 एज इट इज। अब 2 + 15 क्या होगा, 17 होगा, और अपॉन में ये 9। तो आपका आंसर क्या आया, 17/9। ओके, और एक क्वेश्चन देखो इस पे, 4/3 प्लस 2/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है। 3 1 बार में ये 7 एज इट इज रह जाएगा, ये 7 और ये। ठीक है, तो क्या आया, 3 × 7 आया, मतलब 21। तो हमने यहाँ पे लिखा 21। ये 4 न्यूमरेटर को हमको जैसे कि वैसे लिखना है। ऑपरेटर लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। 3 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, 7 टाइम्स में आता है। प्लस ये 2 × 7 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 × 28 प्लस 2 × 3 6 अपॉन ये 21। अब 28 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 34। 34 बटे ये क्या आया, 21 आया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस पे भी अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन में मिलेंगे, अभी आपको उनको सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस थी एलसीएम निकालने वाली, ये थोड़ी लेंदी होती है ना। इसका भी एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड। आप चाहो तो उसको भी सॉल्व करके ये सेम आंसर लेके आ सकते हो। तो अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं को यहाँ पे बता देता हूँ इसके बारे में। 2/9 प्लस 5/3। अब कौन इतना एलसीएम ले, है ना, इसलिए ये वाली दूसरी मेथड है। दूसरी मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कि सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो, है ना, फिर इस तरीके से क्रॉस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 3। ओके, चलो सबसे पहले ऊपर से लेकर आता हूँ। इस 3 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, और इस 9 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस इस 5 के साथ इस 9 का मल्टीप्लाई अपॉन, और आपस में भी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 3। यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5 × 9 45
अपॉन 9 × 3 27। ठीक है, अब 6 + 45 क्या हो जाएगा 51। 51 अपॉन ये क्या आ जाएगा 27। ठीक है, हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा था 17/9। अब हम इसको दोबारा आगे और सॉल्व हो सकता है। देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था, उनके जो भी नंबर्स है आप उनको ऐड करके देखो। 5 + 1 क्या आता है 6। क्या 6 3 से डिवाइड हो सकता है। हाँ 3 से डिवाइड हो सकता है। 2 + 7 क्या होता है 2 + 7 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 क्या 3 से डिवाइड होता है। हाँ तो हम इनको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 51 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 और ये 7 27 और ये क्या आ जाएगा आपका सॉरी 1 और 7 आएगा और ये 9 आ जाएगा। एज इट इज हमारा यही आंसर है। ओके, ये वाला सवाल था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। 4/3 + 2/7। ठीक है, 4 × 7 + 2 × 3 अपॉन 3 × 7। 4 7 ज़ा 28 + 6 अपॉन 7 या 21 है ना। 28 और 6 आ जाएगा 34 बटे ये क्या आ गया 21। ठीक है, वही आंसर आया 34/21। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखो और मैं अभी और क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ आपको दोबारा उनको सॉल्व करना है। ओके, बातें हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन के लिए भी है सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है 2/3 - 1/3। तो हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। 3 यहाँ पे एज इट इज एक बार आ जाएगा। अब ये 2 - 1 सिंपली है ना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम दो में से अगर एक घटाते हैं तो एक आएगा और ये 3। ये आपका आंसर आ गया। वैसे ही 4/7 - 12/7। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 12/7 जैसे कि वैसे। अब 4 में से 12 घटाना है ना, या 12 में से 4 घटाना है। क्या आएगा 8 आएगा, ये 7। अब बड़े नंबर के सामने क्या था माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर का हम देखेंगे। 2/3 - 4/5। इसके लिए भी वही प्रोसेस है जो एडिशन के लिए की गई थी, पर वहाँ पे प्लस कर रहे थे हम, यहाँ पे माइनस कर रहे थे। माइनस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े नंबर के सामने जिसका साइन लगा हुआ है आपको आंसर के सामने उसी का साइन लगाना है। अदरवाइज क्या होगा आपका आंसर सही लाने के बावजूद भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम मैं इसको डायरेक्ट अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये माइनस ये 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 में से 10 गया तो 2 और ये 15। अब बड़े नंबर के सामने यहाँ माइनस था इसलिए क्या आ गया आंसर -2/15। ओके, और क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी। अभी हम आते हैं अब मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रहता है सिंपली मैं आपको फॉर्मूला के तौर पे बता रहा हूँ A/B × C/D। अगर इस तरीके से है तो वो क्या हो जाएगा A × C/B × D। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो 2/3 × 5 अगर 9 अगर इस तरीके से लिखा है तो आप उसको क्या लिखोगे 2 × 5 में 3 × 9। ओके,
अब 2 5 से क्या हो जाएगा 10/3 9 ज़ा 27। तो ये आपका क्या आया आंसर। ठीक है, 4/12 इंटू 5/2 इसका आंसर। अब देखो सबसे पहले आप इसको सिंपली इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर हमने बोर्ड मास का रूल भी इससे पहले पिछली क्लास में पढ़े हैं कि मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले क्या होगा डिवीज़न होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 का, आप डायरेक्ट इसको भी कट कर सकते हो, इस 2 से इस 4 को कट कर दो, कितने बार में कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से इसको कट कर दो 6 टाइम्स में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 5 इंटू में यहाँ पे 1 बचा, अपॉन में 6 इंटू ये 1। ठीक है, तो 5 अपॉन हम इसको क्या लिख सकते हैं 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी को और अलग तरीके से आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके भी कर सकते हो, 4/12 इंटू 5/2। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप खुद ब खुद आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, आप 4 से इसको भी डायरेक्ट काट सकते हो, 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, ये 5/2 क्या है आंसर 5/3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर है। चाहे तो आप बिना कट करके पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में काटो, 12 इंटू 5/2, 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा 20/12 2 ज़ा 24। अब देखो लास्ट में इवन इवन नंबर आपको मिल रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा और ये 4 से भी डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल का क्या था, लास्ट के दोनों नंबर क्या होने चाहिए 4 से डिविजिबल होने चाहिए। चलो 2 से कर लेते हैं, ये 10 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार में और ये 6 बार में। आंसर वही आया। प्रोसेस अलग अलग थी, है ना, हमने पहले दूसरे को काटे, इसमें डायरेक्ट इस 4 से काटे, और इसमें बिना काट करके पहले आंसर लेके आए फिर उसको बाद में 2 से डिवाइड करें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीज़न के बारे में कि फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो लिखा है A/B इज़ डिवाइडेड बाय C/D। उस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है और C/D है तो C/D का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब C/D अगर लिखा है तो उसका हम रेसिप्रोकल क्या बोलेंगे D/C बोलेंगे, D/C। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये AB जैसे के वैसे, है ना। तो जब भी यहाँ पे डिवीज़न का साइन है तो वो इनटू में चेंज हो जाएगा और ये सामने वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। अगर इस तरीके से लिखा है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, 2/3 ये इंटू, अब यहाँ पे इंटू का साइन लग गया, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 5 ऊपर चले जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, 5 2 ज़ा 10/3 4 ज़ा 12, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। मेरे ख्याल से पहले भी 5/6 ही आंसर आ रहा था। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन देखो, 5/9 डिवाइड बाय 2/7 क्या होगा, 5/9 एज इट इज इंटू 7/2, 5 7 ज़ा 35/9 2 ज़ा 18, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये तो इस तरीके से था, और आपको देखने को मिल सकता है A/B इज डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो इस तरीके से अगर आपको देखने को मिले तो आप क्या कर सकते हो, A/B ये तो इंटू हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 जब ऊपर जाएगा
तो ये सी अपॉन ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ए अपॉन बी बी सी, है ना, बी इंटू सी। ये आपको और अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी इज डिवाइडेड बाय सी, है ना। ये बड़ा जो मैंने स्लैश बनाया हूँ, स्लैश नहीं बोला जाएगा इसको, अपॉन का साइन, वो मेन इस डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जब इस तरीके से लिखा रहता है तो ए अपॉन ये बी सी हो जाएगा। ओके, इस पे क्वेश्चन देखो, 5/6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, 5/6 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5/6 दूनी 12। और एक है ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी। इस कंडीशन में भी सेम, ये ए यहाँ पे जैसे के वैसे रहेगा, इंटू ये हो जाएगा सी अपॉन बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चन एक देख लो, 7 डिवाइडेड बाय 9/12। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 12/9। अब 7 का इसको सॉल्व कर लो पहले, है ना। 7 2 ज़ा 14, ये 1 7 और ये हो जाएगा 84/9। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। समझ नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करिए और देखो, और जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उन सभी को प्रैक्टिस करो। आगे अभी और 2 से 3 लेक्चर आने वाले हैं, तो इसमें आपकी पूरी मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।